हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा आज के लेक्चर में हम करेंगे टिश्यूज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, तो हमारा आज ये टिश्यूज चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इससे पहले वाले जो भी लेक्चर्स थे उसमें हमने टिश्यूज को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, उनकी लोकेशन एक्सप्लेन कर दी गई है और उनका फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं जो कराना चाहती हूँ ये है कि बाई चांस आपके अगर टिश्यूज चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आते हैं और आप उन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है या हमें क्या आंसर करना है उसका, तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराने वाली हूँ इस वाले लेक्चर में, ताकि आपको रिलेट कर पाए आपके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, उनका आंसर आपको क्या करना है। ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, जो हमारे कवर नहीं हुए होंगे या जो कवर हो गए हैं वो भी आप क्वेश्चन बड़े अच्छे से आंसर कर पाएंगे और सही से आंसर कर पाएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने टिश्यूज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैं हमेशा चैप्टर के लास्ट में कराती हूँ आपको, क्वेश्चंस वाला। तो इस वाले लेक्चर में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज। ठीक है जी, जो भी हमने टिश्यूज चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स की आपने जो भी शॉर्ट नोट बनाए होंगे या जो भी टॉपिक इंडिविजुअली, चाहे आप उसको एज अ डिफरेंस आप लोग लर्न करें, एज अ डिफरेंस मान लीजिए, या आप लोग उनको इंडिविजुअली डिफाइन करके करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करके करना चाहते हैं, जैसे भी आप लोग करना चाहते हैं, उसके बाद जो हम इसमें करेंगे, जो उससे क्वेश्चन छूट गए होंगे, जो टॉपिक वहां पे छूट गए होंगे, या तो उनको कवर करेंगे या फिर सेम ही टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जिसका आंसर तो आपको शॉर्ट नोट में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हम नए तरीके के बना के उठाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा ये वाला लेक्चर मेजरली डिफरेंट किस पे बेस्ड है, क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज। ठीक है बच्चे, तो आंसर्स मैं आपको बताती रहूंगी और आप रिलेट कर पाएंगे कि जो हमने इसके नोट्स पढ़े हैं वो उन्हीं के आंसर्स, उन्हीं में से होंगे आंसर्स। ठीक है जी, तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेज ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, जो एनिमल्स हैं कोल्डर रीजन में रहते हैं और जो फिशेज हैं वो कोल्ड वाटर में रहती हैं, उनके पास ध्यान दीजिएगा, उनके पास थिक लेयर होती है फैट की। ठीक है, जैसे कि आपने देखे हैं पैंगुइन्स हैं या जो सील है, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं या फिशेज हैं जो कोल्ड वाटर में रहती हैं, उनकी जो बाहर की, मतलब उनकी जो मैं बोलूं लेयर है या उनकी जो बॉडी है, स्किन है, वो बहुत थिक है, थिक लेयर की बनी होती है। क्योंकि उसमें थिक लेयर किस चीज की है, वो थिक लेयर बेटा फैट की है। आई बात समझ, वहां पे थिक लेयर किस चीज की होती है, फैट की होती है। क्यों, डिस्क्राइब मतलब बताइए क्यों होगा ऐसे। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े थे, उन एनिमल टिश्यूज में कवरिंग वाली लेयर जब पढ़ी थी तो एपिथेलियल है, कवरिंग लेयर तुम्हारे एपिथेलियल है, लेकिन जो फैट टिश्यू है, ठीक है, जो उस कवरिंग के अंदर है बेटा, कवरिंग के अंदर है और ये पूरी बॉडी में है फैट वाली लेयर, तो जो पूरी बॉडी में चीज होती है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आती है। कनेक्टिव टिश्यू रिलेट कर पा रहे, कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो तरीके के टिश्यू पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। एक था बेटा एरियोलर, ठीक है, जो एयर से रिलेटेड था, कि अगर हमारी उस एपिडर्मिस के नीचे एयर प्रेजेंट है, कहीं कहीं जगह पे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एयर प्रेजेंट है, वो एरियोलर था। और अगर उसी जगह पर फैट प्रेजेंट है तो वो एडिपोज था। तो ये फैट वाला ही बोला जा रहा है कि कौन से एनिमल हैं जो कोल्डर रीजन में रहते हैं और जो फिशेज हैं जो कोल्ड वाटर में रहती हैं, उनके पास थिक लेयर होती है एक फैट की। ठीक है, सब क्यूटनेस, मतलब कि वही बात चल रही, क्यूटनेस से नीचे, ठीक है, सब क्यूटनेस के नीचे फैट की लेयर होती है। किस वजह से, तो मैं यहाँ पर आपका आंसर लिख रही हूँ कि भाई ये एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है। तो जो फैट बना रही है वो एडिपोज टिश्यू है, यानी कि आपकी उसके नीचे, इनके एपिडर्मिस के नीचे एडिपोज लेयर का टिश्यू होता होगा और ज्यादा होता होगा, इसीलिए यहाँ पर ये फैट की तरह काम करता है। और फैट आपका एज अ इंसुलेटर काम करता है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रखता है, हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा बॉडी से। तो उनकी बॉडी क्या रहती है, वहां पर इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी उनकी बॉडी वार्म रहती है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम के कंपोनेंट पूछे गए हैं। जाइलम के कंपोनेंट हमने टॉपिक में ऑलरेडी करे हुए कि जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट है। जाइलम के हैं बेटा ट्रैकिड्स, ठीक है, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा,
और जाइलम फाइबर, ठीक है, ये 4 हैं। तो ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं कि भाई जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, ठीक है, ये हमने अपने शॉर्ट नोट में किए हुए हैं। आगे एंड ड्रॉ द लिविंग कंपोनेंट। अच्छा, अब लिविंग कंपोनेंट का क्या मतलब है कि 4 हमारे पास अगर कंपोनेंट है, इन चारों में से लिविंग कौन सा है, लिविंग कंपोनेंट को आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो बेटा मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर लीजिए कि जाइलम के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, ठीक है। बाकी जो तीनों पार्ट हैं वो आपके डेड टिश्यू है, ठीक है, वो जाइलम के डेड टिश्यू है। सिर्फ जो आपका जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू है इन चारों कंपोनेंट में से। दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। सेम वही है जैसे हमने उसका जाइलम बताया, यहाँ पे हमें फ्लोएम के बताने हैं कंपोनेंट्स। तो फ्लोएम के कंपोनेंट्स भी कौन से हो गए, फ्लोएम के कंपोनेंट है हमारे बेटा सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, सेम फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है जी। यहाँ पर बेटा 4 है सेम, कौन कौन से, आपका सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में डिफरेंस। वॉलेंटरी का मतलब है विच इज अंडर आवर कंट्रोल, जो मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है। तो आप वॉलेंटरी में किस किस का लिख सकते हो, वॉलेंटरी बेटा हमारी स्केलेटल मसल है, जो हमारी स्केलेटन के ऊपर बनी हुई मसल्स है, स्केलेटन के ऊपर जुड़ी हुई मसल्स है, वो स्केलेटल मसल है, वो वॉलेंटरी है, यानी कि वो हमारे अंडर कंट्रोल है, ठीक है। एंड इनवॉलेंटरी मसल्स और गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। इनवॉलेंटरी मसल्स कौन सी है, जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ भाई कि स्मूथ मसल भी हो सकती है इनवॉलेंटरी में, कि स्मूथ भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा ब्रेन, जो मसल्स हैं इसमें ये इनवॉलेंटरी है, ठीक है, स्मूथ है। और दूसरी आपकी जो है कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल भी हमारे इनवॉलेंटरी है, यानी कि कार्डियक मसल भी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और जो है एक एक का आप एग्जांपल दीजिए। तो स्केलेटल मसल मतलब एग्जांपल कैसे देना है कि इनकी लोकेशन, भाई स्केलेटल मसल प्रेजेंट कहाँ है। स्केलेटल मसल मैं लिख देती हूँ भाई लिम्स में है। लिम्स का मतलब बेटा हाथ पैर, अपर लिम्स लोअर लिम्स, ठीक है। स्मूथ मसल हमारी कहाँ लोकेटेड है, जैसे मैंने बता दिया आपकी इंटेस्टाइन लिख दीजिए, ठीक है। और कार्डियक मसल कहाँ है, कार्डियक मसल बेटा कार्डियक वर्ड हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट द डॉक्टर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो कार्डियक वर्ड का मतलब हार्ट है, और कार्डियक मसल जो है वो किस कहाँ प्रेजेंट होंगी हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा, हार्ट में होगी। तो वॉलेंटरी मसल्स दोज मसल विच आर अंडर आवर कंट्रोल या विच आर अंडर आवर विल, हमारे विल में हमारे कंट्रोल में है, तो वो आपकी स्केलेटल मसल हो गई, जो कि आपकी फोर लिम्स या हैंड लिम्स में प्रेजेंट होंगी। इनवॉलेंटरी दोज मसल विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ऐसे मसल जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है उनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं, कार्डियक मसल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मसल हमारे अपने अंडर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। तो स्मूथ का आपका एग्जांपल यानी कहाँ लोकेटेड होगा, इंटेस्टाइन होता है। कार्डियक की लोकेशन, कार्डियक कहाँ लोकेटेड होता है, तो आपका हार्ट होता है। क्लियर बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन करते हैं, और कोशिश करिए कि जब क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने तो आप लोगों को भी एकदम से क्लिक हो कि भाई हमने जो नोट्स में किया था ये वही सेम चीजें चल रही हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब है प्रैक्टिस की जरूरत है। जो शॉर्ट नोट आपने पढ़े हैं, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ रहे हो, उनको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन अगर किसी क्वेश्चन का नहीं समझ आता है वो भी आप लोग बताइए। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक हमने कवर नहीं किया है या हमने कवर किया है पर आपको फिर भी डाउट है, तो आप उसको बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं बेटा कमेंट्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन वाली सीरीज में इसीलिए ही बना रही हूँ कि अगर कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े अलग हैं, बच्चों को समझने में मुश्किल आएगा या बच्चों को हेल्प करेगा उसके नोट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन हम इन हमारे लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे देखिए
डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि भाई वॉलंटरी कौन सा है, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी कौन से हैं, जो हम अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते, मेरे अंडर कंट्रोल में नहीं है जो चीजें, वो इनवॉलंटरी होंगी। तो कुछ आपको वो सिचुएशंस दी हुई है, आपको बताना है कि वॉलंटरी एक्शन है आपके या इनवॉलंटरी एक्शन है, वो उस पर्सन के या हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है बच्चे। तो पहला है आपका जंपिंग ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जंप करना। अब आप ये बोलो मैम हम फ्रॉग थोड़ी हैं, हम कैसे समझेंगे कि फ्रॉग भाई मन से कर रहा है, इनवॉलंटरी या वॉलंटरी। तो भाई फ्रॉग को आप एक इंडिविजुअल लो, फ्रॉग को आप खुद समझ लो, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है, उसका जंप करना, आपका खुद का जंप करना क्या है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी, आपके अंडर कंट्रोल है कि नहीं है, अंडर कंट्रोल है भाई, वॉलंटरी होगा। तो उसी तरीके से फ्रॉग का जंप करना भी वॉलंटरी है, ठीक है। पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की पंपिंग, दिल का धड़कना, पंप, हार्ट पंप कर रहा है, आप अपनी मर्जी से रोक सकते हैं क्या कि नहीं भाई अब रुक जा, मैं थक गया हूँ थोड़ी देर, है ना, कि नहीं भैया सुबह तो ज्यादा भाग लिया, दिल अब थोड़ा सा ठहर जा, है दिल ठहर जा जरा, तो बेटा वो नहीं ठहरता है ऐसे। तो ये आपका हो गया इनवॉलंटरी, ठीक है। तो पंपिंग ऑफ ऑर्गन यानी कि हार्ट का पंप करना इनवॉलंटरी, आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। आगे है राइटिंग विद हैंड, हाथों से लिखना। भाई मेरी मर्जी है, मैं इसका आंसर नहीं लिख रही हूं, आपकी मर्जी है आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, या आपकी मर्जी है आप नोट बहुत अच्छे से बना रहे हैं, अलग अलग पेन से बना रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं, तो हमारी मर्जी है, हमारे अंडर कंट्रोल में, हम चाहे तो कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम चाह सकते हैं कि करें या ना करें वो अगेन वॉलंटरी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा वॉलंटरी एक्शन। अगला है बच्चे मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन। आप कोई भी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे चॉकलेट का एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, उसकी मूवमेंट हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारे गट में जो उसकी मूवमेंट हो रही है, हमारे इंटेस्टाइन में जो उसकी मूवमेंट हो रही है, वो हमारे अंडर कंट्रोल बच्चे नहीं है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया है आपका, इनवॉलंटरी का। तो अगर आपको इन चारों से आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई वॉलंटरी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं किसी को आपको बताना हो तो, और इनवॉलंटरी के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अगर आपको बताना हो किसी को, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं वॉलंटरी के और इनवॉलंटरी के। डन। आगे है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई। अच्छा, वाटर हाइसिंथ के नाम से जरा मुझे कुछ याद आया है तो बता देती हूँ एक बार, काम की चीज है। वाटर हाइसिंथ को बेटा टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, तो ठीक है बेटा, वाटर हाइसिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको वाटर हाइसिंथ के बारे में बताऊंगी कि वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश से हमने इस वाटर हाइसिंथ को क्या किया, इंपोर्ट कराया, ब्रिटिश से इसको यहाँ लाया गया। किस लिए? क्योंकि जब ये प्रॉपरली ग्रो होता है तो जो इसकी लीव्स हैं, ठीक है, वाटर हाइसिंथ के लीव्स काफी बड़े बड़े होते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, और इसी वजह से वाटर हाइसिंथ को उसकी ब्यूटी की वजह से उसको वहां से इंपोर्ट कराया गया ब्रिटिश से, ताकि ये जो है हम लोग इंडिया में ग्रो करें और ये ज्यादा अच्छा लगे, और इसके ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए भी इसको यहाँ पर लाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब फर्स्ट टाइम बंगाल में आया तो इसको मतलब ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो कर रहा है, इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है सारे वाटर बॉडीज में या सारे लेक्स में, कि जो उसके अंदर जो हमारी फिशेस थी या उसके अंदर जो हमारी लिविंग बॉडीज थी, उन्होंने मरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका जो कोई भी रिवर है उसका पूरा सरफेस जब कवर हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है प्रॉपर, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, तो जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे मर जाएंगे। तो यही हुआ कि वाटर हाइसिंथ इतना ज्यादा ग्रो कर गया लेक्स में या वाटर बॉडीज इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि वो टेरर ऑफ बंगाल ही बन गया। ठीक है, तो इसलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। अब अगर हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई। ठीक है, जैसे आपने लोटस वाला प्लांट देखा है, लोटस में क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, सेम वाटर हाइसिंथ पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी अगर करनी है तो इसकी प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगी,
तो हमने बेटा कुछ ये किए थे, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू किए थे बेटा हमने, है ना, अगर आप लोगों को याद हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला हमने किया था बेटा पैरेन्काइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला पैरेन्काइमा किया था। तो पैरेन्काइमा भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पैरेन्काइमा का एक पार्ट होता है एरेन्काइमा, ठीक है। तो एक टिश्यू का नाम है ये एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा करता क्या है? एरेन्काइमा बेटा बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा अलग से, ये शॉर्ट नोट में हमने नहीं कराया, नोट्स में नहीं कराया है। तो एरेन्काइमा क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी का मतलब है कि वो फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोट करने में हेल्प करता है वो प्लांट्स की। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फ्लोट करने में हेल्प करेगा किसी भी प्लांट की, जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर पा रहा है? वो है बेटा एरेन्काइमा, जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था कि वाटर हाइसिंथ फ्लोट क्यों कर पा रहा है, तो आप लिख देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एरेन्काइमा व्हिच इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। डन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which structure protects the plant body against the invasion of parasite। प्लांट बॉडी है, जैसे हम लोगों की बॉडी, हमारी बॉडी में कोई भी पैरासाइट, कोई भी जर्म्स अंदर एंटर करने से पहले कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। उसी तरीके से जो प्लांट बॉडी होगी उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होगा, या इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा? तो बेटा वो लेयर है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस को जो है हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, और वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट की बॉडी को, ताकि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है क्योंकि वो। इसके बाद है गिव रीजंस वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बट दे लैक वैक्यूल। इस पे थोड़ा ध्यान दें कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बहुत अच्छे टाइप का टिश्यू है, लेकिन इसमें वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। अब वैक्यूल क्यों नहीं होता? जैसे हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना डिवाइडिंग टिश्यू है, वो डिवाइड करता रहता है, ठीक है, हर टाइम वो रिपीटेडली डिवीजन करता है अपनी। तो अब एक चीज ये समझ आए। दूसरा समझो कि वैक्यूल का काम क्या है। वैक्यूल का काम है कि जो भी सेल के अंदर बन रहा है वो स्टोर होगा, ठीक है। वो फूड स्टोर होगा कहाँ पर? वैक्यूल के अंदर। स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवीजन पे है, बार बार रिपीटेड डिवीजन कर रहा है, तो बेटा इसको जरूरत ही नहीं है फूड को स्टोर करने की। ये जितना भी एनर्जी बनाता है, जो भी फूड बना रहा है, अपना लगा देता है, क्योंकि उसमें इंटेंस या एक्टिव डिवीजन हो रही है, ठीक है। एक्टिव डिवीजन ऑफ सेल होगी तो सिंपल सी बात है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि कोई भी फूड बच रहा है हमारे पास और हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड के चांसेस ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको भी शॉर्ट में लिख देती हूँ कि नो स्टोरेज ऑफ फूड, या नो स्टोरेज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है ड्यू टू एक्टिव डिवीजन, ठीक है। एक्टिव डिवीजन की वजह से स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसके तो बहुत सारे रीजन लिख सकते हो कि भाई वो थिक वॉल्ड है, ठीक है, थिक वॉल्ड है, अटैच है, जो उसके कॉर्नर्स हैं वो थिक है और लिग्निन का बना हुआ है। तो आप मेनली इसमें क्या लिखेंगे? आप स्क्लेरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज लिख देना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन स्क्लेरेन्काइमा से आ रहा है तो स्क्लेरेन्काइमा की प्रॉपर्टी लिख देंगे आप। थर्ड है वी गेट अ क्रंची एंड ग्रैनुलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पीयर फ्रूट। हम लोग बाकी फ्रूट खाते हैं, ठीक है, उसको आप एक बार इमेजिन करके देखिए, और हम पीयर फ्रूट, पीयर बेटा नाशपाती है, ठीक है, और हम नाशपाती खा रहे हैं, तो जो नाशपाती खाते हैं ना उसके जब हम खा रहे हैं तो उसमें कुछ क्रंची जैसा, ठीक है, कुछ ग्लैंडुलर जैसा उसमें से आवाज आती है, क्रंचीनेस फील होती है, मैं बोलूंगी फील होती है, यहाँ पे हमने वर्ड फील यूज किया है, ठीक है। क्रंची फील हो रहा है, ग्रैनुलर फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो पीयर फ्रूट है ये भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना है। आगे बात समझ में? तो ये भी हम किससे जोड़ देंगे भाई? स्क्लेरेन्काइमा से,
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड है, रिजिड है, इसलिए थोड़ा सा क्रंची जैसा फील आता है इसको खाते टाइम, क्योंकि ये भी स्क्लेरेनकाइमा से बना है। ठीक है, आगे है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव एंड बैंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में लीव्स है, कुछ भी समझ लीजिए। जब बहुत तेज हवा चल रही है तो पेड़ हिल रहे हैं, ठीक है, पेड़ हिल रहे इधर उधर, जो पूरा पेड़ है वो नहीं हिल पाता, उसकी ब्रांचेस हिलती हैं हवा में, ठीक है। वो किस वजह से हो पा रही है? क्योंकि जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस या जो लीव्स हैं उनकी स्टॉक वो फ्लेक्सिबल है। बात समझ आई? क्या है वो? फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल भी मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी एक टिश्यू की प्रॉपर्टी है, किसी टिश्यू की वजह से ही कोई भी लीफ स्टॉक फ्लेक्सिबल हो पाती है, तो वो है बेटा हमारा कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है आपकी लीफ की स्टॉक्स में और उस वजह से ही वो फ्लेक्सिबल है। और जब हाई विंड वेलोसिटी आएगी, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड आएगी तो वो मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, आगे है इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ द कोकोनट। अब हस्क ऑफ द कोकोनट तो मैंने आपको आई थिंक एग्जांपल लिखवाया भी है कि किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का। तो अब ये लिखेंगे स्क्लेरेनकाइमा हार्ड है, रिजिड है, या उसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस है, कॉर्नर जो है थिक है, इस तरीके से वो है, इस वजह से वो हार्ड है। अब हस्क ऑफ द कोकोनट क्या होता है? जैसे आपने वो देखा है, नारियल देखा है, नारियल सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आप ब्राउन ब्राउन सा छीलते हैं जिसको, वो हस्क होता है बेटा। ठीक है, तो हस्क ऑफ द कोकोनट जो है वो डिफिकल्ट क्यों है निकालने में? क्योंकि जो उसकी सेल वॉल है बेटा वो लिग्निन की बनी है। यहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे क्योंकि जो उसकी सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी है, इसीलिए वो हार्ड है पुल आउट करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दे रही हूँ कि जितने टॉपिक हमने किए हैं उस टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इसलिए दिखा दिए क्वेश्चन के, ताकि आपको पता चले कि बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, आपको उसको रिलेट करना है जो आपने पढ़ा है उससे, आंसर उससे बाहर से कहीं से नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बदल के आते हैं लेकिन आंसर सेम होता है। जो आप लोग ये कहते हो ना कि क्वेश्चन मैम बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस, बेटा क्वेश्चन बाहर से आया है, आंसर होता है उसमें, आप लोगों को आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन नहीं। तो बेटा आंसर आएगा आपका उनमें से जो पहले हमने टिश्यूज चैप्टर से वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि इसमें से हमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने अच्छे से वो प्रैक्टिस नहीं करा है। तो आप अच्छे से जाके प्रैक्टिस करिए अपने सारे लेक्चर्स की जो हमारे टिश्यूज चैप्टर के हैं। ठीक है बेटा, तो कीप लर्निंग, रिवाइजिंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।